गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज तक नीट पीजी कैरियर्स में हम काफ़ी सारे क्लिनिकल ब्रांचेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बारी आती है मैं पहली नॉन क्लिनिकल ब्रांच, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, जिसका नाम है पैथोलॉजी। जी हाँ, एमडी इन पैथोलॉजी 3 इयर्स का कोर्स करोगे। 3 इयर्स के बाद आप बन जाओगे पैथोलॉजिस्ट। आप क्या करोगे? आप तो या तो यानी एकेडमिक कैरियर मेडिकल कॉलेज में बनोगे, एकेडमिक क्लिनिकल रिसर्च करोगे, जो भी है प्रोफेसर बनोगे, या तो आप कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट इन अ प्राइवेट लेबोरेटरी और प्राइवेट हॉस्पिटल बनोगे। एक यूनिट के डायरेक्टर आप बन के भी काम कर सकते हो, या तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे। तो पैथोलॉजी में भी जैसे और ब्रांचेस में ये काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है, पैथोलॉजी में भी काफ़ी सारी सब स्पेशलिटी डेवलप गई हो चुकी है। एक तो आता है क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट, टिश्यू फ्लूइड टेस्ट, ये सब आता है। उसके बाद आता है हिस्टोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी एबनॉर्मल टिश्यूज, कैंसर टिश्यू, उसको माइक्रोस्कोपिकली डायग्नोस करना और उसका स्टेजिंग करना। बहुत ही माथापच्ची वाला काम है, लेकिन बहुत ही कम स्पेशलिस्ट लोग हैं, बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है। उसके बाद आता है साइटोपैथोलॉजी, जहाँ पर्टिकुलर सेल्स की सेलुलर पैथोलॉजी स्टडी करते हो। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जहाँ आप यानी है ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज को यानी टारगेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं सेल्स के ऊपर, उसको यानी इम्यूनोफ्लोरेसेंस टैग करके उसको करते हो, ताकि सेल्स को बाइंड हो जाए। पर्टिकुलर सेल्स को आइडेंटिफाई करने में, मार्क करने में वो हेल्प करता है, व्हाट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर इट इज़, जो आपको श्योरिटी करना है तब 100% श्योरिटी करके देता है। उसके बाद आता है फॉरेंसिक पैथोलॉजी। हाँ जी हाँ, आजकल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी पैथोलॉजी बहुत ही काम की चीज़ है। यानी किसी कोई आदमी का मर जाता है, उसका कॉज है, टॉक्सिकोलॉजी है, ऑर्गन सैंपल्स है, कॉज ऑफ डेथ है, तो ये है, ये सब कुछ पैथोलॉजी सैंपल से ही यानी आप डायग्नोज कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। तो ये जो हो गया, और फिर होता है मॉलिकुलर पैथोलॉजी। मॉलिकुलर पैथोलॉजी यानी होता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग इज अ वेरी वेरी डेवलपिंग ब्रांच। इसमें स्काई इज द लिमिट, सीइंग द वे इट इज डेवलपिंग। तो आ जाते हैं एक एक स्पेसिफिक्स पे। मान लो आप क्लिनिकल पैथोलॉजी की आपकी लैब खोलते हो, तो या तो अपना खुद का एक सेंटर खोल सकते हो, लेकिन बड़े बड़े सिटीज़ में क्या हो रहा है ना, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खोलते हैं। जैसे बड़े सिटीज़ हो गए, टाइप ए टाइप बी सिटीज़ हो गए, मान लो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ इतनी होती है, जैसे अहमदाबाद हो गया, इसमें भी सबअर्बन एरियाज डेवलप हो गए, बॉम्बे में सबअर्बन एरिया डेवलप हो गए। तो एक सेंट्रल लेबोरेटरी तो कहीं पहुंच नहीं सकती, मान लो 30-40 किलोमीटर नहीं पहुंच सकते, तो क्या करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल या ऐसे एरियाज डिवाइड करके हर एक सबअर्ब में आप अपनी एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी खोल सकते हो। ये इसमें भी क्या हो गया है कि ग्रुप प्रैक्टिस आ चुकी है। एक जन का ये काम नहीं है, मान लो 4-5 पैथोलॉजिस्ट आप मिल के एक लेबोरेटरी बना दीजिए, जिसमें एक बंदा है सिर्फ क्लिनिकल टेस्ट करेगा, एक बंदा हिस्टोपैथो करेगा, एक बंदा मॉलिकुलर करेगा, एक बंदा साइटोपैथोलॉजी करेगा। और अगर आप में यानी बहुत ही एक्सपेंशन और बहुत ही यानी इन्वेस्टमेंट का स्कोप है या डेडिकेशन का स्कोप है, तो एक ब्लड बैंक भी आप अपनी डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, जो मोस्ट डिमांडिंग यानी क्या है कि इसमें स्काई इज द लिमिट। आज आपको पता है कि बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े कॉरपोरेट स्टाइल के लेबोरेटरीज बन चुके हैं। एक को तो मैं ही जानता हूँ अहमदाबाद में, नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस आए थे 25 साल पहले, तो ये एक ही होया करते थे पैथोलॉजिस्ट, वो जस्ट यानी एक हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। बाद में तो इन्होंने क्या ही डेवलप, इनका विजन भी था और इनका ये भी था, तो इन्होंने यानी टेक्नोलॉजी लाते गए, इंपोर्ट करते गए, यानी जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते गए, मशीन्स इंपोर्ट करते गए। आजकल जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं या जो भी टेस्ट होते हैं, मोस्टली यानी ऑटोमेटिक होते हैं, मोस्टली कंप्यूटराइज होते हैं, रोबोटिक्स के हिसाब से होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हम एमबीबीएस में सीखते हैं कि एक एक ड्रॉप डाल के यानी रिएक्शन करके आप यानी हीमोग्लोबिन देखते हो। तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, सिवाय के हिस्टोपैथो के। तो उनका विजन ऐसा था कि उन्होंने ऐसी लेबोरेटरी बनाई, ऐसा डेवलपमेंट किया, ऐसी ब्रांचेस बनाई, आज वो बड़े ही कॉरपोरेट लेबोरेटरी बन गए। आपने भी सुना होगा कई बड़ी बड़ी कॉरपोरेट लेबोरेटरीज है, जहाँ बड़े बड़े कंसल्टेंट, हाईली पेड कंसल्टेंट्स होते हैं। हाँ, इसमें जो है इंडिविजुअल अगर आपको नाम बनाना है एक ही जगह रहेगा, तो एक है हिस्टोपैथोलॉजी और है साइटोपैथोलॉजी। जैसे कैंसर का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, जैसे कैंसर का क्लिनिकल डायग्नोसिस बढ़ा है, कैंसर केयर में जिस तरह की कीमोथेरापी आ गई है,
जिस तरह की सर्जरी उससे पॉसिबल होने लग गई है। सो ये टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है तो कैंसर का ट्रीटमेंट का स्कोप बहुत ही बढ़ गया है। भाई पहले तो होता था कि एक पर्टिकुलर स्टेज का कैंसर है तो ये मान लिया जाता था कि भाई इसमें मौत अभी निश्चित है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान का नाम लो। आज ये नहीं है। तो आज ये नहीं है तो क्या होता है कि भाई जो है इसमें इसके इससे जुड़ी सभी ब्रांच है। जैसे हो गया ऑन्को मेडिसिन, हो गया मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हो गया फिर रेडियो ऑन्को, हो गया फिर सर्जिकल ऑन्को, हो गया रेडियो ऑन्को, हो गया रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हो गया और ऑन्को पैथोलॉजिस्ट भी हो गया। सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नंबर ऑफ केसेस, वॉल्यूम ऑफ केसेस, पेनिट्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर इज इंक्रीज। मगर उस तरह के मान लो सर्जन्स ठीक ठीक पढ़ रहे हैं बाहर, उस तरह से थोड़े बहुत आजकल है रेडियोथेरापिस्ट है या रेडिएशन या फिर उनको फिजिशियंस भी काफ़ी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बहुत ही कॉन्शियसली बोल रहा हूँ, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट या ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट बहुत ही कम है। एक स्पेसिफिक ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट यानी कैंसर होता है या कैंसर होता है उसका जो एक सर्जन ट्रीटमेंट कर रहा है, जब सर्जन कर रहा है उसका पूरा जो है ट्रीटमेंट है, जब वो सर्जरी कर रहा है पूरा ट्रीटमेंट ऑन्कोपैथोलॉजी के ऊपर होता है। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट होता है उसका जो क्लियर होता है, वो जब डायग्नोसिस बोलता है वो बोलता है क्लियर तो क्लियर, वो बोलता है अभी और काटो तो और काटो। यानी क्या होता है ना, जब आप सर्जरी कर रहे हो तो आप यानी एक सेक्शन लेते हो, एक टिश्यू को निकालते हो और फिर तुरंत उसको भेज देते हो, जिसको बोलते हैं फ्रोजन सेक्शन। एक होता है कि भाई फ्रोजन सेक्शन जो तुरंत 45 मिनट में आपको उसको टिश्यू को फ्रीज करके उसकी स्लाइस करके वो डायग्नोसिस दे देता है कि भाई आपने जो टिश्यू निकाला है वो एडिक्वेट निकाला है, मार्जिन्स काफ़ी सेफ है, मार्जिन्स आर एडिक्वेटली रिमूव्ड और अभी ये कैंसर फ्री है इसका जो रिमेनिंग टिश्यू है। तो कैंसर सर्जन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट। सोचो कितना बड़ा काम है, कितना स्पेशलाइज काम है, और इसके लोग बहुत ही कम है। अहमदाबाद जैसा सेंटर है, वहाँ गिन चुन के यानी कुछ चुनिंदा बंदे होंगे, कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर वेरी गुड रिलायबल ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट है, और उनके ऊपर यानी काम का इतना सारा स्ट्रेस रहता है, इतना सारा वॉल्यूम रहता है। इसमें आप कमा भी सकते हो, एक्सपर्टाइज भी कर सकते हो, अपना नाम भी बना सकते हो, और डिमांड काफ़ी है। मान लो एक बड़ी कॉर्पोरेट कैंसर हॉस्पिटल हुई, वहाँ मान लो आप एकदम स्पेशलाइज हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हो, एकदम एक्सपीरियंस लेके आए और आप वहाँ बैठ जाते हो तो आपको सैलरी भी तगड़ी मिल सकती है। इसमें आप अपनी प्राइवेट भी खोल सकते हो, तो प्राइवेट भी खोल सकते हो, लेकिन आपको लॉजिस्टिक्स, यहाँ से सैंपल लाना, कहाँ से सैंपल लाना, पहुँचाना, टाइम से उसको स्क्रीन करना और तुरंत फ़ोन करके उसको जानकारी देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन हाउस हॉस्पिटल में होता है तो वहीं से जो होता है ऑपरेशन थिएटर से सैंपल नीचे आ जाता है और आप वहाँ से फ़ोन करके तुरंत ही उनको मिल जाता है। दैट इज़ अ मच बेटर वे। सो ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड गो फॉर। उसके बाद है दोस्तों मॉलिकुलर पैथोलॉजी, जेनेटिक्स यानी आजकल जो है कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर का स्क्रीनिंग पूरा जेनेटिक लेवल पे हो गया है। जैसे हो गया ब्राका जीन्स, हो गया ये जीन वो जीन, जो जीन्स है तो है जो जीन्स है, फिर है जो कैंसर मार्कर्स है, मान लो CA-125, CA-19 या फिर इस तरह के जो मार्कर है, PSA है, जो इस तरह के मार्कर्स है, कोलन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इनके जो मार्कर्स है ये सब यानी आते हैं मॉलिकुलर पैथोलॉजी में। तो जेनेटिक टेस्टिंग इज़ द फ्यूचर। बहुत ही रिसर्च इसमें होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें लगने वाला है कि भाई जेनेटिकली मान लो जब बच्चा पैदा होता है या कहीं इसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि नहीं कैंसर का, इसको मैं स्क्रीनिंग करके देता हूँ। मान लो फैमिली हिस्ट्री है तो किस एज से पूरे फैमिली को, किसको, कौन से रिश्तेदार को स्क्रीन करना है, तो ये बहुत ही डेवलप होने वाला है। इसकी काउंसलिंग यानी आप काउंसलर बन सकते हो, आप आपका क्लिनिक चला सकते हो, जेनेटिक काउंसलिंग फॉर द कैंसर केसेस। मान लो एक जन को हुआ है, मान लो आपके जो है कोलन कैंसर आपको पता है, फिर होता है ब्रेस्ट कैंसर आपको पता है, इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। मान लो आपकी मदर को, आंटी को, चाची को, मौसी को, किसी को कैंसर हुआ तो फिर पूरे फैमिली उसके जो रिलेटेड जो फीमेल्स है उनको आपको जेनेटिक काउंसलिंग करना है कि भाई आपको क्या टेस्ट करने चाहिए, कब करने चाहिए, आपको मान लो कोई प्रोफाइलेक्टिकली सर्जरी की जरूरत है या नहीं। तो इसके काउंसलर है कितने भाई? जेनेटिक काउंसलर कोई है ही नहीं, मान लो कोई है ही नहीं, बहुत ही कम है। तो इसमें भी आप अपनी कैरियर बना, एक अलग तरह की सोच, एक अलग हट के सोच, यानी ये नहीं सोचना है कि भाई पैथोलॉजी हो गया, बहुत ही लो रैंक वाले ने पैथोलॉजी लिया तो अब मैं क्या करूंगा, भाई जिसने ऑर्थोपेडिक लिया, रेडियोलॉजी लिया वो तो बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत इंटेलिजेंट। ऐसा नहीं है। आप पैथोलॉजी लेकर भी आप अपने आप को स्पेशलाइज कर सकते हो, अपने आप को
इंडिविजुअलाइज यानी सोफिस्टिकेटेड एक डिमांडिंग यानी डॉक्टर बना सकते हो। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन कितने लेबोरेटरी कितने हैं, कितने ब्लड बैंक्स है, कितने भी बनाओ, मेरा दावा है ब्लड बैंक कम ही पड़ते हैं। ब्लड बैंक ब्लड प्रोडक्ट्स कितने सारे, पहले तो हम थे कि भी होल ब्लड देते थे, अब हो गया होल ब्लड का भी क्या हो गया, हम इसमें प्लाज्मा सिग्रीगेट करते हैं, हम इसमें यानी प्लाज्मा करते हैं, प्लेटलेट करते हैं, उसमें भी एसडीपीस करते हैं, प्लाज्मा में से भी हम यानी कोआगुलेशन क्रायो प्रेसिपिटेट कोआगुलेशन फैक्टर्स प्रेसिपिटेट अलग करते हैं। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पब्लिक को सेवा करने लायक ब्रांच है। अगर आप ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की यानी ट्रांसफ्यूजन की ब्लड बैंक अगर आप खोलते हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कहीं ना कहीं से आपको चैरिटी फंडिंग कोलैबोरेशन, किसी क्लब, किसी हेल्थ केयर यानी जो चैरिटी जो होते हैं संस्था होते हैं, जैसे लायंस क्लब हो गया, रेड क्रॉस हो, कोई भी है, किसी ना किसी का आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। तो ये एवर डिमांडिंग है, ये इसमें स्केर्सिटी लगी ही रहती है। कितने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हॉस्पिटल, बहुत बड़ी हॉस्पिटल, उसके पास अपनी ब्लड बैंक होती है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स कितने हैं, ब्लड की डिमांड कितनी है, यानी आप कैंप्स लगा लो, आप ब्लड कलेक्शन कर लो, ब्लड इज़ ऑलवेज इन डिमांड। तो है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में। मेरी एक फ्रेंड थी दोस्तों, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो हमारे बैच में थी और उन्होंने लिया पैथोलॉजी और उन्होंने डायरेक्टली अपना अटैचमेंट ले लिया एक अहमदाबाद की ब्लड बैंक में। हमने सोचा ये तो क्या ही कर लेंगे, यानी ब्लड बैंक करके करना क्या है, लेकिन आज आज वो इतना सबसे बड़ा ब्लड बैंक है अहमदाबाद का और उसकी वो डायरेक्टर बन चुकी है। एंड शी इज़ अ नेम एंड फेम इन अहमदाबाद। वो काफ़ी रिसर्च करती है, रेयर ब्लड ग्रुप्स, कई सारे पेपर्स, और अभी जब कोविड आया था तब तो इनके क्या ही काम किया इन्होंने, जो प्लाज्मा दे रहे थे, प्लाज्मा डोनेट, प्लाज्मा स्क्रीन करके सबको जो प्लाज्मा थेरापी दे रहे थे, क्या ही नोबल काम किया है। तो pathology is also not a bad branch. If you are a pathologist, do your private practice, become a histopathologist, become a genetic pathologist or a forensic pathologist. You can get into a government job, या फिर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन यानी ब्लड बैंक इंचार्ज बन जाओ, या फिर सभी का मिला के एक बहुत ही बड़ा आप सेंटर बना सकते हो, डायग्नोस्टिक सेंटर एंड ब्लड एंड बैंक सेंटर, जिसके वन शॉट सोल्यूशन हो, ऑल द डायग्नोस्टिक टेस्ट आर डन हियर। आप काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को मोबिलाइज कर सकते हो, काफ़ी सारे टेक्नीशियंस को ले सकते हो और ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स बन के एक बड़ी लेबोरेटरी भी बना सकते हो, चेन ऑफ हॉस्पिटल, चेन ऑफ लेबोरेटरीज बना सकते हो। कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, आपका नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह की सर्विस देते हो, किस तरह के एक्यूरेट डायग्नोसिस देते हो, किस तरह के ऑफर्स देते हो। लेकिन आखिरकार अगर आपकी सर्विसेज गुड है, आपका डायग्नोस्टिक यानी आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, एक्यूरेसी बन जाती है, देन देयर इज नो। लोग बोलते हैं कि पैथोलॉजी में कट प्रैक्टिस होता है, इंडिविजुअल कोई कट प्रैक्टिस, मान लो किसी ने आपको टेस्ट भेजा तो 30% उसको कट देना है, लेकिन ये अगर आप एक्यूरेट हो, अगर आप परफेक्ट हो अपने काम में, अगर आप एफिशिएंट हो, अगर आप ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करते हो, 24/7 सर्विसेज दे रहे हो, तो फिर आपका चलना ही, आपका डिमांड बनना ही, आपका ब्रांड वैल्यू बनना ही है। दूसरा एक पता है क्या है, पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी यानी एवरग्रीन जो उसको बोल सकते हैं, चलना ही चलना है। क्यों? क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में इट डज नॉट रिक्वायर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन टू गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन। आज एक पेशेंट आता है, वो फ़ोन करता है, पेशेंट का फ़ोन आता है, भाई मुझे मेरा शुगर टेस्ट करना है, HbA1c करना है, मेरे को थायराइड टेस्ट करना है, मेरे को अपना लिपिड प्रोफाइल करना है, या मेरे को पूरा बॉडी चेकअप करना है। इसके लिए कोई पेपर रिक्वायर्ड नहीं है, पेशेंट जस्ट रिक्वेस्ट, आप सैंपल ले लो, उसको टेस्ट कैसे पूरे रिपोर्ट दे दो। फॉरेन में क्या होता है, अनलेस यू आर जनरल प्रैक्टिशनर, अ प्रैक्टिशनर अंडर हुम यू आर रजिस्टर्ड, जब तक वो आपको पेपर नहीं देता है वो साइन करके कि व्हाट टेस्ट आर रिक्वायर्ड, तब तक आपके ब्लड टेस्ट नहीं हो सकते। So there is a different thing in India, so it is always going to work. It is not going to, no pathologist sits, alone, sits idle. हाँ ये है कि भाई एक होता है कि भाई आप समाज में हैं, डायरेक्टली पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आते, तो आपको लगता है कि भाई आप बैकग्राउंड, लेकिन लाइफस्टाइल है, इसमें लाइफस्टाइल है, इमरजेंसी कुछ नहीं है, जब चाहे छुट्टी ले लो, अपनी जगह दूसरों को बिठा दो, जब चाहे वेकेशन ले लो, सुबह जाओ शाम को घर पे वापस आओ। लाइफस्टाइल और वर्क बैलेंस वाली है, वर्क विथ बैलेंस, वर्क एंड वर्क लाइफ बैलेंस की
बात वाली ये ब्रांच है. I hope you get a good insight on the pathology, and if you like my video, then please like, share and subscribe, and please suggest me. There are a few comments that are coming, they're asking me questions, so I have started a Q&A session for that. अगर आपको कोई सजेशन है कि मैं और किस बारे में बोलूँ, एक बहुत ही रिक्वेस्ट रिपीटेडली आ रही है साइकेट्री के बारे में, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो शायद साइकेट्री के बारे में बनाऊंगा. सो टिल देन हैव अ गुड डे, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट. बच्चों जिन्होंने भी पैथोलॉजी सेलेक्ट किया है, गो फॉर इट. कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, पैशन से कीजिए, पैशन से काम कीजिए, आप सक्सेस होने ही वाले हो. थैंक यू वेरी मच.